चलिए आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। परह्यः अनुस्वार संधि विषये पठितवन्तः। अथ च अनुस्वार संधौ कुत्र परसवर्ण संधेः स्थितिः भवति इत्यस्मिन् विषयेऽपि ज्ञातवन्तः। मन्येऽहं यः अभ्यास कार्यः प्रदत्तः तस्य अपि अवलोकनं कृतं सर्वैः। अद्य वयं तावत् आगम संधौ आगम संधि विषये पठामः। तत्रापि विशेषतः आगम संधौ प्रथमः संधि भवति कुक्टुक् इति संधि। अतः कुक्टुक् इमौ आगमौ कुत्र भवतः इत्यस्मिन् विषये अद्य जानीमः। तो उसमें सबसे प्रथम सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ। यह सूत्र आपको हमेशा स्मरण करना है। आगम, आप आज एक नया शब्द सुन रहे हो, जो शब्द है आगम। इससे पहले जिस शब्द से परिचित हो वो है आदेश। जैसे आपने पढ़ा था कि एक के स्थान पर यण हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। आप आदेश पढ़ते आ रहे थे। आदेश का मतलब यह था कि किसी एक वर्ण के स्थान पर कोई एक वर्ण आकर के बैठ जाना, या फिर दो वर्णों के स्थान पर कोई एक वर्ण आकर के बैठ जाना, वह क्या कहलाता? आदेश कहलाता था वो। लेकिन आज आप पढ़ने जा रहे हो आगम। आगम संधि में क्या स्थिति बनती है, आगम क्या होता है, पहले से समझते हैं। जैसे जो आदेश होता था, जिसे कहा जाता है व्याकरण की आम भाषा में कि जो आदेश होता है वो शत्रुवत होता है। शत्रुवत का मतलब क्या है? आदेश के शत्रुवत होने का मतलब यह है मित्रों कि जो आदेश होगा वो अपने एक वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर नया वर्ण स्थापित होगा। उसे कहा जाता है शत्रु। शत्रु क्या करता है? अपने विपक्षी का अस्तित्व समाप्त करके अपनी सत्ता की स्थापना करता है, इसलिए वो शत्रु कहा जाता है। आदेश को शत्रुवत माना जाता है। और जो आगम होते हैं वो मित्रवत होते हैं। अतः आप जो यहाँ पर आगम संधि पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो आगम विधान किए जाएंगे वो मित्रवत होंगे, अर्थात जिसको वो विधान किए जा रहे हैं उसके आगे या पीछे कहीं ना कहीं बैठेंगे। आपको आगम में हमेशा यही ध्यान रखना है कि मैं इसे आगे बैठा हूं कि पीछे बैठा हूं, बस ये चीज है उसकी कंडीशन, मुझे बैठाना ये कहाँ है। तो ये आगम में आप विशेष ध्यान रखिएगा, मैं से जिसको विधान किया जाएगा वह आगम उस वर्ण के आगे बैठा हूं या पीछे बैठा हूं, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे पीछे के इस व्यवस्थापन के लिए यहाँ पर सूत्र दिया जा रहा है आद्यन्तौ टकितौ। यह परिभाषा सूत्र है। 6 प्रकार के जो आपको सूत्र बताए थे संज्ञा प्रकरण संधि के प्रारंभ में, उसमें यह अपने में जो है परिभाषा सूत्र है। सूत्र क्या कहता है इसका अर्थ आप देखिएगा, है कैसे किसको आगे पीछे बैठाएगा, इसमें है वो। तो यह सूत्र कहता है जी, आद्यन्तौ टकितौ कहता है कि टित कितौ यस्य उक्तौ, टित कितौ यस्य उक्तौ, अर्थात यस्य अर्थात जिसको, टित कितौ उक्तौ अर्थात टित और कित कहे जा रहे हैं, अर्थात टित कित कहे जा रहे हैं, अर्थात जिसको टित और कित जो आगम है ये विधान किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं मतलब विधान किए जा रहे हैं।
तो ये टित कित क्या है, नई समस्या आ गई। आगम को आपने समझा, अभी टित कित आ गए, तो चलिए इसको भी आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। मित्रों, टित वो होता है कि जिस आगम में यदि ट की इत संज्ञा हो जाए, ऐसा आगम क्या कहलाएगा, टित। ठीक है सूर्यकांत जी? जी। ऐसा आगम क्या कहलाएगा, टित। ओके। अच्छा, जिस आगम में क ऐसा वर्ण हो और वो इत संज्ञा हो जाए उसकी, तो वो क्या कहलाएगा, वो आगम कित। कित कहलाएगा। इस भाषा को भूलिए ना, व्याकरण में ये बहुत काम देगी। टित का मतलब क्या है, ट इत यस्य सटित, ट है इत संज्ञक जिसका, ऐसा आगम वो टित है ना। कित का मतलब क्या है, क इत यस्य, क है इत जिसका, ऐसा वह आगम कित है। बात आई ना समझ में आपको? हाँ। अब मैं आपसे और भी कुछ जैसे पूछता हूं, चलिए, यदि मैं कहता हूं मित, तो मित माने क्या होता है सुमित चतुर्वेदी जी? हाँ बताइए सुमित मित जी। मित का मतलब जिसमें माँ की इत संज्ञा की गई हो। हाँ बहुत अच्छे। अब अगला जवाब मनीष निर्मल जी को देना है। मनीष निर्मल जी, पित किसे कहेंगे, पित? पित। हाँ, अपने आप को पहले अनम्यूट करिए आप, और फिर बताइए, आप बता देंगे। जैसे कित का मतलब होता है जिसमें क की संज्ञा हुई हो, टित का मतलब है जहां पर ट संज्ञक हुआ हो। ऐसे ही बताइए पित, पित का मतलब क्या है? संज्ञा हो जाएगी गुरुजी। हाँ, प की संज्ञा हुई हो, वेरी गुड। तो आपको टित, पित, मित और ङित, जिसमें ङ की संज्ञा हुई हो, उसे क्या बोला जाएगा, ङित। तो आज आप इस व्याकरण की, इस भाषा को याद रखेंगे, क्योंकि पाणिनि जी अब ऐसे ही व्यवहार करने वाले हैं। ठीक है, यहां से लेकर के और ये पूरा आपको क्या बोलते हैं उसको, तिङंत प्रकरण तक सब ये काम आने वाला है। तो आपने आज क्या नई चीज सीखी, आगम किसे कहते हैं, आगम मित्रवत होता है ना। और आगम कहाँ आगे पीछे कैसे बैठता है, उसका व्यवस्थापन आप समझ रहे हैं। उसमें आपने ये समझा कि टित क्या होता है और कित क्या होता है, और इन टित कित के साथ साथ आप पित, मित, ङित, जाने क्या क्या चीजों को और आज आपने समझ लिया। ठीक है, ये पाणिनि जी की भाषा आप समझ गए आज। अब आगे बढ़ते हैं, सूत्र क्या कह रहा है, टित कितौ यस्य उक्तौ, जिसको टितकित कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं मतलब विधान किए जा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, तस्य क्रमाद आद्यंत अवयवौ स्तः, वो उसके क्रम से आदि अंत अवयव बनते हैं। अर्थात जो टित होगा वो आदि अवयव बनेगा, और जो कित होगा वो अंत अवयव बनेगा। बात आ रही है ना समझ में? यदि कोई टित आगम है, माना कि जिसको टित आगम विधान किया गया हो, तो टित क्या होगा, उसका आदि अवयव बनेगा। आप यहां देख सकते हैं शहरों को, टित है तो उसके आदि में बैठाना है। आदि मतलब जिसको विधान किया जा रहा है उसके पहले बैठा दो। टित आगम यदि तुम्हें मिल जाए तो। यदि तुम्हें आगम कित मिले, आगम कैसा मिले, कित, अर्थात जिस आगम में क इत संज्ञा हो गया हो, ऐसा आगम कित कहलाएगा। तो कित आगम कहां बैठेगा, कित आगम उसके बाद में बैठेगा। इस चीज को समझाने के लिए बस ये डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। तो टित को आदि में बैठाना है, जिसको विधान किया जा रहा है, जिसको विधान किया जाए वो पॉइंट ये है, उसके आदि में टित और अंत में कित। तो आप अभी दो के विषय में जाने हो कि टित तो आदि में बैठेंगे और कित अंत में बैठेंगे। ऐसे ही कुछ मित आगम और हैं, उनके विषय में अलग कंडीशन होगी, वो आगे कहा जाएगा। अभी टित और कित दो चीज के विषय में आपको बताया है। ओके, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए, अब आप टित समझ गए, कित समझ गए, आगम शब्द को समझ गए। इसके बाद आपने यह भी समझा कि यदि आगम टित है, टित का मतलब यदि जिस आगम में टकार की संज्ञा है, तो आप उसे क्या बैठाएंगे, आदि में बैठाएंगे।
और यदि कित होगा तो आप उसे अंत में बैठाएंगे। इतनी बात आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो। आद्यन्तौ टकितौ सूत्र यही कहता है कि टित कितौ यस्योक्तौ, यस्य टित कितौ उक्तौ, अर्थात जिसको टित कित आगम कहे जा रहे हैं वो क्रमशः उसके आदि और अंत अवयव बनेंगे। आदि अंत अवयव बनेंगे अर्थात जो टित होगा वो आदि अवयव बनेगा, जो कित होगा वो अंत अवयव बनेगा। ये आपने व्याख्या समझी अभी तक। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र का उपयोग कहाँ है? इस सूत्र का उपयोग है मित्रों आपके इस सूत्र में गणोह कुक्टुक सरी। कौन सूत्र है? गणोह कुक्टुक सरी। सूत्र यह कहता है गणोह, अर्थात इसमें आपकी वृत्ति में तो केवल इतना ही दिया हुआ है, वास्तः। क्या दिया है वृत्ति में? वास्तः। प्रतिभा जी है क्या? प्रतिभा पांडे जी? जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, हर हर महादेव। मैं यह कह रहा था यदि आपके पास धैमी व्याख्या हो जी। उसमें क्या किया है उन्होंने, डहसी धुट नाम का जो अगला सूत्र है वो इधर पहले व्याख्यायित किया है इन सूत्रों से। अच्छा जी गुरु उस जी। किताब में तो जी। पर ज्यादातर सिद्धांत कौमुदी, जो लघु सिद्धांत कौमुदी की जो प्रति है उसमें जी। पहले आद्यन्तौ टकितौ उसके बाद गणोह कुक्टुक सरी व्याख्यायित किया है, तो हमने उस क्रम को लिया है। लेकिन भैमी व्याख्याकार ने पता नहीं क्यों डसी धुट को पहले रखा है उसे पहले व्याख्यायित किया है। खैर अच्छा गुरु जी, हाँ हाँ, का पढ़ती हूँ उसके बाद भैमी व्याख्या देखती हूँ। अच्छा उसके बाद देखते हो। आपको ये बताया जा रहा है, आप भ्रमित नहीं होना। आप उसे जब जी पढ़ें जी जरूर। तो आपके लिए इस बात को बताया जा रहा है, क्योंकि जब हम यह आप लोगों के ये बनाते हैं ये स्लाइड वगैरह तो लगभग 5-6 पुस्तकों का अवलोकन करते हैं कि कौन क्या बात कहाँ क्या कह रहे हैं। अच्छा जी गुरु जी, तो बिल्कुल। इसलिए आपको, क्योंकि आपके पास वो किताब है मुझे याद आ गया, तो मैंने कि आपको सूचित करना चाहिए। तो वहां पर क्या किया गया है, आद्यन्तौ टकितौ और गणोह कुक्टुक सरी इन दो सूत्रों से पहले दसी धुत को व्याख्यायित कर दिया गया है। ठीक है, तो जी बस जी व्याख्यायित किया गया है, और तो बात तो सब एक ही है। जी गुरु पर जी। हम जो प्रसिद्ध कौमुदी क्रम है जो गीता प्रेस में दिया हुआ है, खेमराज की पुस्तक है और तमाम बनारस से और बिहार से प्रकाशित जो पुस्तकें हैं जी तद अनुसार इस कार्य को कर रहे हैं। जी गुरु जी। जी तो चलिए अब हमें अगला सूत्र है यह गणोह कुक्टुक सरी। गणोह कुक्टुक सरी में आपको पता चल जाएगा कि आद्यन्तौ टकितौ की क्या आवश्यकता है, वो व्यवस्थापन कैसे करना है। तो गणोह कुक्टुक सरी में तो मात्र इतना लिखा है वास्तः, तो इतना अर्थ नहीं है। मतलब वास्तव इसलिए लिख दिया कि सूत्र से ही अर्थ स्पष्ट था, बस वास्तव मतलब विकल्प की अनुवृत्ति और आ गई है इसमें। तो मतलब सूत्र में जो कहा जा रहा है वो विकल्प से हो जाए, इतना ही मतलब है। तो सूत्र में क्या कहा जा रहा है? तो सूत्र में कहा जा रहा है गणोहो। गणों का अर्थ हमने लिख दिया है नकार नकारयोहो, नकार और नकार को क्रमेण, क्रम से क्या हो जाता है, यहां पर लिखा है कुकुटुक, तो इसका अर्थ हमने कर दिया है क्रमेण कुकुटुक आगमौ स्तो। वा मतलब विकल्प से इस वाले सरी का अर्थ कर दिया है सर परे रहते, है ना। तो जो सूत्र में है बस हमने इधर रख दिया है, अर्थ आप अच्छे तरीके से उसे देख सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो सूत्र का अर्थ क्या निकला? सूत्र का अर्थ ये निकलेगा कि नकार नकार हो, मतलब न और न ये दो वर्ण है। कौन कौन वर्ण है? न एक क वर्ग का अंतिम और एक ट वर्ग का अंतिम, है ना। तो गणो हो अर्थात नकार नकार हो, कुक टुक एतौ आगमो इस्ता। नकार और नकार को कुक और टुक ये दो आगम हो जाते हैं, ठीक है जी। और ये विकल्प से होते हैं, और उस न और ण के बाद सर परे होना चाहिए, मतलब सर प्रत्यार बाद में होना चाहिए। बात आ गई समझ में? यस। डायग्राम देख लीजिए। न को क्या होता है? कुक होता है। ण को क्या होता है? टुक होता है। और उन न और ण के बाद क्या होना चाहिए? सर, सर प्रत्याहार। सर प्रत्याहार मतलब श श श, ये तीन अक्षर के परे रहते ही प्रवृत्त होगा। तो ये देखो इस सूत्र का विषय कितना संक्षिप्त है जी। ये बहुत इस ऐसी संधि की कंडीशन बहुत कम जगह बनेगी, ठीक है। पर लघु सिद्धांत कौमुदी में चूंकि आई गई है तो भले ही कम जगह लगेगी, पर लगेगी है तो हम आपको इसे बता रहे हैं कि आपका ग्रंथ पूरा हो, ठीक है ना। तो ये इसकी बनेगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कुक में इत्संज्ञक क्या है। तो देखो ये है तुम्हारा
कु अनुस्वार वो सॉरी अनुनासिक का चिन्ह और ये क। मैं आपकी पुस्तकों में आपने देखा होगा मैं इसको कुक टुक अनुनासिक लगा करके लिख रहा हूं, पर आपकी गीता प्रेस की और जो तमाम पुस्तकें हैं चाहे गोविंदाचार्य जी इत्यादि, उन पुस्तकों में ये अनुनासिक का चिन्ह नहीं है, उसमें सीधा है कुक टुक। लेकिन भैमी व्याख्याकार ने इस परंपरा को सुरक्षित करते हुए अनुनासिक इत्यादि के चिन्हों को यथावत निर्देश कर दिया है, क्योंकि यह पाणिनि की परंपरा है। ठीक है ना सूर्यकांत जी? जी। तो मैं अनुनासिक यह क्यों किया, जिससे मैं आपको बता सकूं कि मुझे इनकी संज्ञा करनी है। जी। ठीक है ना? जी। अच्छा, जैसे कुक में यह अंतिम ककार है, इसकी संज्ञा कौन कर देगा? हलंत्यम। सूत्र क्या कहता है? हलंत्यम उपदेश अवस्था में है जो क्या है अंतिम हल, वो क्या हो जाता है? इत संज्ञक हो जाता है। जी। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल कौन है? क, तो इसकी संज्ञा कौन कर देगा? हलंत्यम। अब कुक में बाद में ऊ, उससे क्या है? ऊ भी है कुक में तो, और वो ऊ क्या है? उसकी भी संज्ञा होनी है। उसकी संज्ञा कौन करेगा? उसकी संज्ञा करेगा उपदेशे अजनुनासिक। आपका सूत्र है ना, उपदेशे जनुनासिक। जी। सूत्र क्या क्या अर्थ है? भूलभाल मत जाना, पाठ आठ करते रहना है। हमने जो बताया उस प्रक्रिया को हमेशा फॉलो करना, आपको डेली पाठ करना है उसका, और पाठ नहीं कर सको तो उसे सुनना है जो आपको ऑडियो वीडियो भेजे गए थे उनके माध्यम से। जी। जी। और उपदेश से अनुनासिक सूत्र का क्या अर्थ है? कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच होगा, वो इत्संज्ञक हो जाएगा। जी। तो उपदेश अवस्था तो है ही यहाँ, दोनों ही सूत्र क्योंकि हलंत्यम हो या उपदेश अनुनासिक हो, दोनों ही उपदेश अवस्था में प्रवृत्त होते हैं। जी। और उपदेश अनुनासिक सूत्र क्या करता है? अनुनासिक अच की संज्ञा करता है। अतः मैंने देखिए क के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाया है, वो ऊ है दरअसल अनुनासिक। जब हम क्या कह रहे हैं इसको कुक और टुक इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। सूत्र का उच्चारण क्या होना चाहिए? ङणो हो कुक टुक सरी, अनुनासिक उच्चारण होना चाहिए, जिससे छात्रों को पता लग सके ये अनुनासिक हैं और ये अनुनासिक हैं, अतः इनकी संज्ञा उपदेश अनुनासिक से हो जाएगी। ठीक है? तो क की संज्ञा करना आप हलंत्यम से, ऊ की संज्ञा करना किससे? उपदेश अनुनासिक से। फिर बचेगा क्या इसमें से? केवल ये एक ये वाला क बचेगा, बस ये वाला क, हलंत हलंत बचेगा ये बस। जी। जी। तो कुक का क्या बचेगा? क। तो इसलिए इस कुक को अब हमसे समझना, जब हम कुक का आगम करेंगे तो उसमें आप जो लास्ट वाला का है उसकी तो हलंत्यम से संज्ञा, जो ऊ है उपदेश अवस्था में अनुनासिक उसकी आप है उसकी भी संज्ञा कर देना, उपदेश अनुनासिक से दोनों संज्ञा हो गई, तस्य लोपा से दोनों का लोप कर देना। जिसकी संज्ञा होती है उसका क्या होता है? लोप होता है। लोप हो गया तो केवल क्या बचेगा? क। इसी प्रकार से मित्रों ये टुक है, टुक में भी क की संज्ञा हलंत्यम सूत्र के द्वारा, और जो ऊ है ऊ की संज्ञा उपदेशीय अनुनासिक इत द्वारा, क्योंकि वो अनुनासिक इत है, अतः हमने उस पर अनुनासिक का चिन्ह इसलिए लगाया है, आप उसे समझ सकें कि हाँ ये अनुनासिक इत संज्ञा करना है। तो इसका क्या बचेगा? इसका बचेगा ट। इसका क्या बचेगा? ट। अब आपने एक चीज अब दोनों में नोट की हो, कुक में भी क इत संज्ञक है और टुक में भी क इत संज्ञा हो गया है। उसका क बचा, इसका ट बचा। इसका मतलब ये दोनों आगम कैसे थे? कित थे। दोनों आगम कैसे थे? ये कित और टित। जी। कित होने से ये आगम कहां होंगे? बाद में होंगे, अंत में होंगे। सूत्राद्यंत उटक तो क्या कहता था कि जो टित कित आगम अंत में होते हैं और टित आदि में होते हैं। तो ये आगम कित हैं, कित होने से कहां होंगे? ये अंत में बैठेंगे। तो जी किसके अंत में बैठेंगे? प्रश्न उठता है। तो कह रहे हैं जी जिसको विधान किए जाएंगे, जिसको ये बताए जाएंगे कि इसको हो, कुक और टुक इसको हो, तो कुक टुक विधान किसको किए जा रहे हैं? तो कहा ङणो हो, नकार और नकार को किए जा रहे हैं। तो क्या फलतः आएगी बात? न और ण के बाद में ये बैठने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों आगम कैसे हैं? कित। इतनी बात समझ में आ गई ना? जी। जी।
आइए अब इनको बैठा के देख लें, जितनी भी अभी तक आपको जो व्यवस्था बताई है इसको अब प्रयोग में घटा करके देख लेते हैं इस व्यवस्था को। आइए, वह रूप है आपका प्रांग षष्ठ और दूसरा है सुगण षष्ठ। दोनों की सिद्धि एक साथ करेंगे, आप समझ जाओगे। जी तो आप यहां पर आप सबसे पहले गणों को टुक सरी को ही लीजिए। गणों को टुक सरी क्या कहता है कि नकार और नकार को कुक हो जाते हैं जी। यहां पर ये नकार है और यहां पर ये नकार है, ठीक है जी नकार नकार को क्या करना है, कुक और टुक आगम करने हैं क्रम पर, अर्थात न को करना है कुक और ना को करना है टुक। जी कब होता है पर ये, तो सरी, क्या लिखा है सरी, अर्थात सर के परे रहते होता है। तो सर परे है, क्या है षष्ठा का स, जी ये सर परे है, ठीक है। जी तो हमें क्या कर देना है, ना को कुक कर देना है और ना को टुक कर देना है, दोनों जगह सर परे मिल गया। तो हमने कुक कर दिया यहां देखो ये जो ग्रीन में लिखा है, जी और टुक कर दिया यहां। जी उस हमने क्या है, कुक का केवल क जो बचा है वही मात्र लिखा है, क्योंकि जिसकी संज्ञा हो गई उसे उड़ा दिया, उसको क्यों लिखना है, उसे आप समझ चुके हो। जी और टुक का केवल हमने क्या लिखा है, टुक का ट लिखा है, अर्थात उ और क दोनों के संज्ञक होते हैं। कुक में उक और टुक में भी उक, दो दो इत संज्ञक हैं, उन दोनों का लोप हो चुका है। ओके, जी जी तो स्थिति क्या बनी आपकी, प्रांग क षष्ठ सुगर्ण ट षष्ठ। ओके, जी ये स्थिति कब हो गई आपकी, जब आपने गणो कुक टुक सरी सूत्र को लगा लिया और इस सूत्र द्वारा कुक और टुक आगम कर लिए। अब क्या है, इतना करने के बाद एक ऋषि हैं जिनका नाम है पौस्कर साधी ऋषि। ये पौस्कर साधी कैसा नाम है अद्भुत, देखो आज मुझे एक कनकलाल ठाकुर जी हैं एक बिहार के, उनकी व्याख्या में उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पर एक टिप्पणियात्मक व्याख्या लिखी, तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पौस्कर साधी का क्या मतलब है, मैं उसे अब तक नहीं समझता था, और उन्होंने लिखा वाकई में बहुत अच्छा था। उनका ये कहना है कि पुष्कर नाम का एक तीर्थ है, आप सब लोग जानते हैं राजस्थान में है ना। जी जी हाँ, तो पुष्करे सीदती, सीदती अर्थात जो पुष्कर में है ना रहते हैं, मतलब पुष्कर में जिनका वास है जिनका, पुष्करे सीदती है, पुष्कर शादी ये दिया उन्होंने, अर्थात ऐसे कि जिनका पुष्कर में रहने का स्थान था, और उनके जो पुत्र पुष्कर में जो हैं रहने वाले, उनके अपत्य संतान इस प्रकार के जो ऋषि हैं, है ना, पुष्कर में जो तपस्या करते हैं, सीदती मतलब वहां पर एक तो सिद्ध धातु दूसरे उस अर्थ में आती है दुखी होने अर्थ में, पर यहाँ पर वो नहीं है ना। जी तो यहाँ पर क्या है, पुष्करे तिष्ठति यह अर्थ करना है। जी तो अर्थात पुष्कर में एक, पुष्कर बहुत तपस्थली है सब लोग जानते हैं, वहां पर रहने वाले हैं उनको ऋषि उनको कहेंगे पौष्कर शाद है, और पौष्कर शादी की जो संतान है अपत्य, उसको क्या कहा जाएगा, पौष्कर शादी। अर्थात ये पौष्कर शादी एक ऋषि हो गई, ठीक है। इन ऋषि के मत में क्या होता है, इन ऋषि का मत सुन लीजिए जो पाणिनि जी ने उद्धृत किया है यहाँ पर, है वार्तिककार का मत है यह। वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चयोहो द्वितीयाहा, चय को द्वितीय अक्षर हो जाता है, सरी मतलब सर के परे रहते, पौष्कर शादे रीति वाच्यम का मतलब है पौष्कर ऋषि के मत में। इसका हमने अर्थ भी लिखा है, क्योंकि आपके मूल लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वार्थिक का अर्थ नहीं है, गीता प्रेस के टिप्पणीकार ने उनका अर्थ दिया है ना। तो क्या है इसका अर्थ, सबसे पहले हमने शरी का अर्थ किया है, शरी का अर्थ है कि सरी परे, सर के परे रहते, ठीक है। क्या हो जाता है, चयः, चय को तो यथावत लिख दिया है हमने, चय, तो चय का मतलब क्या है, चय मित्रों एक प्रत्याहार है, जी च ट त क प ये अक्षर उसमें आएंगे, अर्थात उसमें क्या है, वर्ग के प्रथम वर्णाहा, जी उसमें
वर्ग के सभी प्रथम अक्षर आएंगे। ओके, तो चय में कौन आते हैं बताइए? वर्ग के सभी प्रथम अक्षर वर्ण। प्रथम अक्षर आ जाएंगे। ठीक है, जी अच्छा, तो उनको क्या हो जाता है जो वर्ग के, हाँ, उनको क्या हो जाता है? चय को क्या हो जाता है? द्वितीयाः, अर्थात वो द्वितीय वर्णत्वेन, द्वितीय का मतलब क्या अर्थ किया है हमने यहाँ पर? द्वितीय वर्णत्वेन विकल्पेन प्रयुज्यते, द्वितीय वर्ण के रूप में वो विकल्प से प्रयुज्य होते हैं। ठीक है, जी किनके मत में? पौष्कर शादी ऋषि के मत में। तो पौष्कर शादी की उन विद्वान ने व्याख्या क्या लिखी, वो मैं आपको व्याख्या सुना देता हूं अक्षरशः। उन्होंने लिखा पुष्करे, अर्थात पुष्करे का मतलब क्या है कि तीर्थ विशेष है, जो तीर्थ है पुष्कर में है राजस्थान में, जी तो उसमें सीदतीति पुष्कर सत, तो पुष्कर सत रूप बनेगा। और तस्य अपत्यम, उसके अपत्य कौन होंगे? पौष्कर सादिस, अर्थात एतन नामना आचार्य, इस नाम के जो आचार्य हैं उनके मत में ये बात कही जा रही है। जी तो वो क्या चाहते हैं, वो ऋषि क्या चाहते हैं? पौष्कर शादी नाम के ऋषि हैं, वो ये चाहते हैं कि जो चय होता है वो द्वितीय अक्षर में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है? वो जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वो द्वितीय अक्षर में बदल जाएगा। जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वो किस में बदल जाएगा? द्वितीय अक्षर में। कब? कि सर परे होना चाहिए, लिखा है ना सरी परे। जी तो बस आप यहां दोनों जगह पर देखिए अब क्रमशः, वर्ग का प्रथम अक्षर है प्रांग क षष्ठ में क, और उधर सुगण ट षष्ठ में वर्ग का प्रथम अक्षर है ट। जी ऋषि का मत ये है, चयो द्वितीया पौष्कर शादे ऋषि वाच्यम का मत है कि जो सरी परे जो चय है, चय मतलब जो प्रथम अक्षर है, वो द्वितीय वर्णत्व न विकल्पे न प्रयुज्यते। द्वितीय मतलब द्वितीय वर्ण के रूप में उनका विकल्प से प्रयोग करना है, मतलब ये काम विकल्प से होगा। जी तो इसलिए हमने क्या किया, जो प्रथम अक्षर थे उनको पौष्कर शादी के मत में द्वितीय अक्षर कर दिया। द्वितीय अक्षर कर दिया तो रूप क्या बनेगा? यहां पर देखिए प्रांग ख षष्ठ, जी और फिर यहां पर भी देखिए प्रांग ठ षष्ठ। दोनों जगह बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? जी जी हमने क्या किया है, केवल प्रथम वर्ण को द्वितीय वर्ण कर दिया है पौष्कर शादी ऋषि के मत में। इतना तक सभी काम करके, इतने तक अब ये सब काम हो गए संधि के, तो क्या रूप बनेगा? पहला इसी को मिला दीजिए, तो प्रांग ख षष्ठ और प्रांग ण, है ना, वो सॉरी सुगर्ण ठ षष्ठ, षष्ठ, समझ गए ना? ये रूप बन जाएगा, मतलब द्वितीय अक्षर कर दिया आपने तो इस प्रकार का रूप बन जाएगा। बात आ गई ना समझ में? जी पर मैंने आपको बताया ये तो प्रथम रूप तो बन गया द्वितीय अक्षर कर देने से, है ना? पर ये क्या होता है इनके मत में, पौष्कर ऋषि के मत में, ये काम क्या होता है? विकल्पेन। मैंने बताया ना ये काम विकल्प से होता है। चय को द्वितीय अक्षर क्या होता है? विकल्प से होता है। तो जब चय को द्वितीय अक्षर विकल्प से होता है तो एक बार नहीं होगा चय को द्वितीय अक्षर, तो एक बार प्रथम ही रह जाएगा। तो प्रथम ही रह जाएगा, तब आपको क्या करना है? तो देखो इस वाली कंडीशन में यह है, और इधर भी इस वाली कंडीशन में वर्ग का प्रथम अक्षर ही है, तो इस कंडीशन में आपको वर्ण सम्मेलन कर देना है। तो यहां पर कर, उसको हमने करके मिला दिया है, ग्रीन को ग्रीन से तुलना कर लीजिए। आप जब यहां पर क और श को मिलाते हैं तो क्ष बन जाता है, इसलिए वहां पर रूप दिया हुआ है, दूसरा रूप दिया है प्रांग षष्ठ। और उधर तो खैर सीधा मिल जाएगा, उधर तो कोई परिवर्तन नहीं है। सुगर्ण ट षष्ठ, वहां प्रथम अक्षर ही आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि पाणिनि जी नहीं चाहते द्वितीय अक्षर हो, अतः उनके मत में प्रथम अक्षर ही होगा। तो आपने देखा वहां पर क यथावत रहा है, उसको मिला दिया, इधर ट रहा, उसको यथावत मिला दिया। पर मित्रों क्या है, जो कुक और टुक नाम के ये आगम होते हैं, ये भी वा इस्तः इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है, ये भी विकल्प से होते हैं। तो एक बार ये कुक और टुक दोनों ही नहीं होंगे, एक बार क्या होगा, कुक और टुक ये दोनों ही नहीं होंगे। जब ये दोनों ही नहीं होंगे तब आपको क्या करना है मित्रों, ये जो प्रथम वाला है,
रेड, इसको यथावत मिला देना, यथावत मिला देना है, कुछ नहीं करना। तो क्या बन जाएगा? प्रांग षष्ठ और सुगण षष्ठ। इस प्रकार से 3 रूपों की सिद्धि होती है। ये 3 रूप आपकी पुस्तक में इस तरीके से दिए हुए हैं, आप अवलोकन कर लेना, इनकी सिद्धि करना, और कोई समस्या आए तो बताना। अब मैं यह करता हूं कि आपको एक बार इनकी सिद्धि संस्कृत में कैसे करनी है एक बार उसको भी बताते हैं, फिर आपकी जो शंका समाधान होंगे वो बाद में ले लिए जाएंगे, पर पहले आप इन्हें सुने, और अन्य भी काफी सारी चीज आपको बतानी है इसके बाद। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आपके थोड़ा पढ़ने के लिए भी बनाया है, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये। तो गणो कुक्टुक्षरी सर इति श श सवर्णानाम बोधक प्रत्याहार, है ना। तो ये देख लेना गणो कुक्टुक्षरी का अर्थ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? विकल्पेन नकारस्य कुकागम नकारस्य टुकागम भवति। फिर लिखा है कुक्टुक इत्यत्र क्रमशः क इति ट इति अवशिष्यति। इनमें क्रमशः क और ट ये वर्ण शेष रहते हैं, और एतौ कितौ इस्तः, और ये दोनों अर्थात क और ट ये दोनों क्या है? कित हैं ये, अर्थात इनके ककार की संज्ञा हो चुकी है ना। कुक में भी चला गया, टुक में भी चला गया। चलिए फिर आपको लिखना कैसे है? तो लिखना है कि प्रांग षष्ठ सुगण नकारात और नकारात च परः शकारः अर्थात सर अस्ति, अतः आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रानुसारम णोः मतलब नकार नकारयोः क्रमशः कित्वात् अन्ते कुकागमः टुकागमश्च जातः, अतः प्रांग क षष्ठ और सुगण ट षष्ठ इति स्थिति जाता। तो मतलब प्रांग षष्ठ ऐसा और सुगण ठ षष्ठ ऐसी स्थिति संपन्न होगी, है। द्वितीय अक्षर के लिए अगली वार्तिक इन्होंने बनाई कि सरी परे अर्थात प्रथम वर्णा द्वितीय वर्णत्वेन विकल्पेन प्रयुज्यन्ते। इनके मत में पौष्कर शादी मतानुसार। पौष्कर शादी कौन है? तो लिख रहे हैं कि ये कश्चन प्राची वैयाकरण प्राचीना, है ना। पर वो कहाँ रहने वाले थे? वो पुष्कर तीर्थ विशेष में रहते थे, है। यह हमें एक उससे पता चला, इसलिए इनको पौष्कर शादी कहा जाता था। बनाना कैसे है? रूप बनाने की सिद्धि दे दी गई है। प्रांग का षष्ठ सुवर्ण ट षष्ठ इत्यत्र सर परत्वात् अनेन वार्तिकेन ककार नकारयोः वो सॉरी ककार टकारयोः खकार ठकार इस्ता, मतलब ख हो जाएगा और ठ हो जाएगा उसको। तो फिर ऊपर प्रक्रिया बाकी तो इधर लिखी जा चुकी है, अब उससे आगे की ये लिख रहे हैं। अतः प्रांग ख षष्ठ और सुगण ठ षष्ठ है इति रूपम, इस प्रकार का रूप बन जाएगा। पक्षे प्रथम वर्ण अपि तिष्ठति, एक पक्ष में पहला भी वर्ण रहेगा, जो हमने बताया कि पौष्कर शादी ऋषि के मत में ही ये द्वितीय वर्ण होगा, और पाणिनि के मत में तो प्रथम वर्ण भी रहेगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा? तो प्रांग क षष्ठ एक ये भी रूप बनेगा, और सुगण ट षष्ठ ये भी एक रूप बनेगा, है ना। और 2 रूप ये पहले बना ही दिए हैं ऊपर, जो है ये जहां पर वो ठ किए थे वहां। तो यत्र च आगम न भवति, यहाँ पर आगम भी नहीं होगा उस पक्ष में, प्रांग षष्ठ सुगण षष्ठ अर्थात कुकटुक ही नहीं होंगे तब उस पक्ष में, इस प्रकार का रूप बन जाएगा। तो 3 रूप बनेंगे, ठीक है। रूप लेखन का प्रकार लिखा हुआ है, आप इसे समझ लेना कैसे बनेंगे। प्रांग षष्ठ गणकोक्टुकरी सूत्रेण आद्यन्त उट्टकित सूत्र शाकारेण विकल्पेन नकारस्य अंतावयवे कुकागमे अनुबंध लोपे प्रांग का षष्ठ इति जातम और चयोदतीया पौष्कर शादे इति वाच्यम इति वार्तिकेन ककारस्य विकल्पेन खकारे सते प्रांग ख षष्ठ, ये दूसरा रूप है, द्वितीय रूपम जातम। कह रहे खकारा भावे प्रांग का षष्ठ लिख रहे हैं इति द्वितीयम रूपम, और आगमा भावे तु अर्थात जब कुक्टुक आगम कुछ नहीं होंगे तो प्रांग षष्ठ इति तृतीयम रूपम सिद्धम। ऐसी आप सुगण षष्ठ की भी सिद्धि कर लेंगे इसके अनुसार ही, ठीक है। तो एक ये तरीका था कि आपको कैसे इसको लिखना है, आपको संस्कृत में बोलना है तो इसे कैसे प्रतिपादित करना है, वो लिखा था।
अब एक कुछ और चीज का विचार कर लेते हैं कि आपने आज जैसे एक सूत्र पढ़ा गणो कुक्टुक सरी, और एक वार्तिक पढ़ी कौन सी, चाहे वो द्वितीय पौष्कर साधिरिति वाच्यम। आपने इनके ये उदाहरण देखे, क्या इनके और भी कुछ उदाहरण हैं क्या? तो उनको भी हमने क्या है कि बहमी व्याख्या से उनका स्क्रीनशॉट ले रखा है, आपको अन्य उदाहरण भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये उनके, सबसे पहले तो देखिए आप ये जो उदाहरण है आपके गणो कुक्टुक सरी के उदाहरण है, गा को कुक और टुक जब होता है तब, ठीक है। तो आपको इसमें क्रम क्या ध्यान रखना है, पहले तो वर्ग का द्वितीय अक्षर हो जाता है, मतलब चय द्वितीय पौष्कर साधिरिति वाच्यम लग जाता है, तब वो वाला रूप पहले लिखना है। और जब चय द्वितीय पौष्कर साधिरिति वाच्यम नहीं लगता है तो उसमें वर्ग का प्रथम अक्षर रहता है, तो वो रूप पहले लिखना है। और जब एक बार कुक टुक होते ही नहीं है तो एक वो भी रूप लिखना है। ये तीन चीज आपको इस क्रम में याद रखनी है, हम आपको उनको दर्शाते हैं क्रमशः यहाँ पर। जैसे ये क्या है, ये इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, प्रांग और सु, संधि विच्छेद आपको ऐसे कर लेना है इसका, प्रांग, है ना, और क्या कर लेना आप पहले, यही कर लो आप डायरेक्ट भी, शु है, अर्थात ये मूर्धन्य शकार आगे कर देना, ठीक है, इस प्रकार से जी प्रांग शु, ये संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सर परे है शु का श, सर परे है ना, तो प्रांग के गा को कुक आगम कर लेना, और कुक का बचेगा क और उसको कर देना द्वितीय अक्षर ख, तो पहला रूप बनेगा प्रांशु जी, प्रांशु। और एक बार द्वितीय अक्षर नहीं होगा तो प्रथम अक्षर होगा, प्रथम अक्षर होगा तो क श मिलके बन जाएगा क्ष, जी, तो दूसरा रूप बनेगा क्या, प्रांशु। और जब ये कुक आगम ही नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सीधा का सीधा मिला दो, प्रांशु, कुछ नहीं होगा तब, ठीक है जी। इसीलिए आपको और रूप भी ऐसे बनाने हैं, गवांशु, गवांग, तो पहला तो गवांखसु और गवांशु और गवांशु जी। और ये आगे तमाम रूप दिए हुए हैं, जितने आप समझ सकते हो उतने बना लेना, पर ये मुश्किल से इतने सारे प्रयुक्त होते नहीं है, कदाचित कहीं आपको मिल गए तब के लिए आप इन्हें समझ लेना, बस इतना ही इसमें तात्पर्य है, ठीक है। कहीं पर आपको ऐसा है जैसे ये उदंख ऋणोती, तो द्वितीय अक्षर मिल सकता है, तो आप चौंकना नहीं कि हाँ समझ लेना कि इससे हो गया है ये, कहीं उदंग ऋणोती मिलेगा, कहीं उदंग ऋणोती, अर्थात कुकीज जब कुक्टुक आगम क्या है, विकल्प है, और चय द्वितीय पौष्कर साधिरिति वाच्यम विकल्प है, अतः तीन रूप बन जाते हैं। तो आपको जो मुख्य उदाहरण था वो प्रायः दे दिया गया है ना, आप इसे समझ लेंगे। और एक और दिखाते हैं स्क्रीनशॉट, जहां पर चय द्वितीय पौष्कर साधिरिति वाच्यम कहां द्वितीय अक्षर कर देता है, वो द्वितीय अक्षर भी आपको देखना जरूरी है। हालांकि इनका मैंने प्रयोग ज्यादा नहीं देखा, चय द्वितीय पौष्कर साधिरिति का मत, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं प्रांतों में हो सकता है ये प्रयोग। कैसे, कोई प्रांतीय लोग क्या बोलते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर को वर्ग का द्वितीय अक्षर उच्चारण करते हैं, तो वहां पर शायद ये रूप मुझे देखने को ऐसा लगता है कि वहां हो सकते हैं। तो जैसे देखो संवत्सरा लिखा जाता है, हम लोग सब जानते हैं क्या लिखा जाता है, संवत्सरा, तो संवत्सरा में क्या है, सर प्रत्याहार परे है, सर, तो ये पौष्कर साधिरिति का मत कब प्रवृत्त होता है, चय को द्वितीय अक्षर कब होता है, सर परे होता है तब, ठीक है ना। आपने उसकी वार्तिक में पढ़ा था, वार्तिक में क्या अर्थ पढ़ा था कि चय को द्वितीय अक्षर होगा वो सर के परे रहते होगा, तो संवत्सरा में सर क्या है, ये सर प्रत्याहार है, संवत्सर सर सरह का स, तो आपका जो है ये त है द्वितीय अक्षर में बदल जाएगा, तो कैसा रूप बनेगा, क्या, संवत्सरा। आपने अभी देखा ही नहीं होगा ये ज्यादा से ज्यादा, लेकिन किन्हीं प्रांतों में आपको प्रथम अक्षर को द्वितीय अक्षर उच्चारण करने वाले आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई उच्चारण करे, ऐसा कई लेखन मिले तो बस आप उसे गलत ना समझिएगा, वो कैसे सही है, ये पौष्कर ऋषि के मत में सही है, ठीक है। अब जैसे अभीप्सा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन अभीप्सा में क्या है, स बाद में है और ये उससे पहले प है, तो उसको फ कर दिया, तो अभीप्सा, यह कम सुना, कम क्या, हमने तो पहली बार ये सब सुना है ना तो आपको कदाचित कहीं मिले तो सब ब्रह्मास्त्र
आपको पाशुपतास्त्र सब बताए जा रहे हैं कि उन्हें आप कैसे सही समझना। ठीक है, ये सब मत मतांतर आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही अक्षरम, और अक्षरम में आप जानते हो का सा संयोग न होता है ये, तो कहीं पर आपको ऐसा भी मिल सकता है अक्षर अक्षरम है। बाकी उदाहरण सब तमाम आपके सामने हैं। अपसरसा और अपसरसा है, इन सबको देख लेना आप जो है। जी ठीक है, अप्सरा हाँ, अप्सरा को अप्सरा, अप्सरा तो शायद कहने लग गए हैं आजकल, कहीं कहीं मैंने प्रांतों में सुना है ना। तो ये तो शायद कहने लग गए। तो आपको मतलब ये तमाम मत मतांतर प्रस्तुत किए ऋषि महर्षियों के मत में। तो आज आपने यह विषय समझा। आप लोगों को इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो बताइएगा। कल हम एक फिर नई संधि पढ़ेंगे, आगम संधि, है ना। आगम संधि में फिर एक नई संधि आएगी जहां धुट कहाँ होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो बताइए अमर कुमार जी, क्या प्रश्न है आपका। जी महोदय, नमो नमः। जी जी, हर हर महादेव। महोदय, ये कह रहे हैं कि जो आपने वार्तिक बताया, इसमें लघु गोविंदाचार्य की पुस्तक है लघु शतक कौमुदी, उसमें विकल्प नहीं दिया हुआ है, चाहे वो द्वितीय सही पुरस्कार साधे रीति वाच्यम, इसमें विकल्प नहीं ऐसा दे है रहा ना, वो ऋषि का मत होने से विकल्प हो जाता है। ऋषि यदि मत ये है बात है। तो पाणिनि के मत में चूंकि वो नहीं है, पौष्कर शादी ऋषि के मत में है, अतः ऋषि मत से ही वैकल्पिक समझ लिया जाता है। आप उसे विकल्प जोड़ लीजिएगा, तो हमने वृत्ति में इसे अर्थ में लिख दिया है इसी कारण से। जी जी जी, हाँ, यही पूछा था मतलब। बाकी गुरुजी ऊपर में वार्तिक के ऊपर में लिखा हुआ है वास्तः। हाँ लिखा है ना, उस पर लिखा है, वो तो सूत्र पर लिखा है ना, पर जिस सूत्र में वार्तिक है वो तो सूत्र पर लिखा है। हाँ 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 जी, सूत्र के वार्तिक है। जी जी जी, पर पौष्कर शादी का मत है वहां पर, इसलिए विकल्प है वो। ठीक है, सूत्र की तो अलग कहानी। जी जी मदर, बिल्कुल। देखो आपकी भूमि से किताब छपी है, इस पर आप देख रहे होगे लिखा है कनकलाल ठक्कुरा। आपके बिहार प्रांत के थे, बहुत अच्छे विद्वान। उन्होंने बहुत छोटी सी लघु सिद्धांत कौमुदी छापी है। मैं इसे अब की बार बनारस गया था तो इसे लेकर के आया था हमने कि इसमें क्या है, तमाम पुस्तकें इकट्ठी करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी किताब में क्या दाव पेच लिखा हो जो समझ में आ जाए। है विद्वान अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो चलिए, खैर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और कोई बताइए, और कोई समस्या हो तो। वैसे तो संधि बस आपको इसका अभ्यास कर लेना। प्रदीप बिरतरे जी। गुरु जी नमो नमः। हाँ जी, हर हर महादेव। ये जो आप ये उदाहरण देते हैं जिस पुस्तक में से, इस संस्कृत में पूरे समझाए रहते हैं उन्हें विस्तृत रूप से। हाँ तो ये तो आवश्यकता है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो इसके बारे में जानकारी देके ये कहाँ प्राप्त होगी मुझे। हाँ, अरे यह जो पुस्तक है जिसका हम अक्सर स्क्रीनशॉट प्रदर्शित करते हैं आपको अपनी स्लाइड समझाने के बाद में, यह राजस्थान से छपी हुई पुस्तक है ये, है ना। और हम इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। अभी तक तो क्या था कि हमारे पास इसके बहुत सारे पीडीएफ थे, लेकिन हमारा मोबाइल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उसमें वो बेचारे दुर्घटनाग्रस्त मतलब वो उसका स्क्रीन टूट गया तो उसमें वो बंद हो गए थे। लेकिन जैसे तैसे फिर बाद में मुझे एक ही मिला, तो अभी एक ही है मेरे पास, मैं एक ही भेज दूंगा ये आपके पास। इसकी कोई पीडीएफ, ये गुरु जी क्या पीडीएफ में पढ़ने में कोई निकालना कोई चीज तो बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, निकाल सकते हैं आप इसे। हमारे काफी मित्रों ने इसे निकलवाया भी है, ग्वालियर से निकलवाया है उन्होंने। वहां पर बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से निकलवा लिए हैं। तो इसका प्रथम भाग है, हम आपको इसको भेज देंगे, आप उसे पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है, और हम उसको भी देखते हैं और भी तमाम पुस्तकों को देख करके संकलित करके आपको बताते हैं, है ना। एक कनकलाल ठकुरा जी की है, ये भी बहुत अच्छी है क्या पुस्तक है? अरे छात्रों के लिए बोधगम्य नहीं है कुछ पुस्तकें, इसलिए हम सभी नहीं बताते हैं। अर्थात जो थोड़ा पहले से व्याकरण में जिसकी प्रवृत्ति हो वो उसको समझ सकता है। वो क्योंकि बहुत संक्षिप्त लिखे हैं, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी। अब उनकी किताब में क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी 100 पेज में समाप्त कर दी है उन्होंने, समझ लो। मतलब 100 पेज है मात्र इस पुस्तक में अब ये मिलती नहीं है, काशी आसी में पड़ी थी पुरानी, हम ढूंढ ढांड के लाए जैसे तैसे। तो अब इनमें क्या है कि बहुत टिप्पणीत्मक लिखा गया है, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। टिप्पणी तो विशेष लोगों की जानकारी के लिए होती है। ये आपने जो उदाहरण वाली दी है ना कि हर रूप जो शब्द हैं वो सिद्ध किए हुए हैं,
तो ये हर आपकी स्लाइड में और उसमें हर क्लास में आते हैं लास्ट में, आप स्क्रीनशॉट देते हो, तो क्या ये बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो पहले से भी समझे रखेंगे, इसके लिए तो पीडीएफ या निकलवा हाँ लेंगे। बिल्कुल, हम इसको आपके लिए भेज देंगे, बिल्कुल आपको इसे मैं रोज निकलवाई। देखता हूँ, ये यही मिलती है मुझे सामने। वैष्णवी जी। जी गुरु जी। जी नमो नमः। तो सर हाँ जी, हाँ जी, आद्यंतो टकितो वाला जो सूत्र है ना, उसका लास्ट का थोड़ा सा बता दीजिए ना, वो नहीं समझ में आया। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल, आद्यंतो टकितो सूत्र ये कहता है, देखो ये सूत्र क्या बताता है, पहले आपको समझना यह होगा कि आगम को आगे बैठाना है या पीछे बैठाना है, ये व्यवस्था करता है ये सूत्र। तो दो प्रकार के आगम हैं, एक तो आगम होते हैं टित, टित मतलब जिनका टकार इत संज्ञा को प्राप्त हो गया हो, एक होते हैं आगम कित अर्थात जिनका जो है ककार इत संज्ञक हो। तो जो टित आगम होगा वो आदि में बैठ जाएगा जिसको विधान किया गया है जी। और जो कित आगम है वो अंत में बैठ जाएगा। हाँ अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो है ये तुम्हारे ये आगम थे, ये अंत में कैसे बैठे। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपको कंफर्म है कि आपके कुक और टुक ये दोनों आगम कैसे हैं, कित है ना, ये इनमें ककारित संज्ञक है। वैष्णवी समझ रही हो। अतः क्या होगा, ये अंत में बैठेंगे। किसके अंत में बैठेंगे ये, कि जिसको विधान किए जाएंगे। तो विधान किसको किए जा रहे हैं, ये नकार और नकार को। तो अर्थात ये नकार और नकार के बाद में बैठेंगे। इसलिए आपने यहां देखा होगा, इसमें ध्यान से देखिए, प्रांग में न के बाद में क बैठा, सुगण में क्या बैठा, ण के बाद में ट बैठा, क्योंकि कुक और टुक दोनों में क्या था, ककारित संज्ञक था ना जी। अतः ये बाद में बैठा। ठीक है। और यदि कोई आगम यदि टित टित होंगे, कैसे आगम होंगे, यदि कोई टित, तो वो कहां बैठेंगे, आदि में बैठ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर यह एक डायग्राम बनाया हुआ है, टित कहां बैठता है, आदि में, है ना। तो ये अंत में बैठे हैं, उनका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है आद्यंतौ टकितौ के द्वारा। चिंता नहीं करिए, अब टित भी आने वाला है आगे डहसी धुट सूत्र में, तो वहां पर जो क्या होगा, टितागम होगा वो आदि में भी बैठेगा। अभी तो एक कित होने से अंत में बैठे थे, आपने समझा। तो आद्यंत टकित सूत्र यही कहता है, टितागम आदि में, कितागम अंत में होंगे। बस हो गया, खेल खत्म। ठीक है, ठीक है जी। चलो तो फिर आज इतना ही रखा जाए, क्यों सूर्यकांत जी। अच्छा राजमणि जी, हाँ हाँ कहिए राजमणि जी। नमामि भ्रातश्री। नमामि हर हर महादेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि वो जो संधि का कंपटीशन टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ था, उसके जो वो टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स के नेम लिस्ट जारी करने थे, तो कब तक होगा ये? हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा अब की बार साफ साफ कहें, आप भूमिका बांध रहे हो, प्रश्न पूछिए कुछ हो तो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो संधि का टेस्ट हुआ था ना, वो ऑनलाइन टेस्ट, जी जी, तो उसमें जो टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स के नेम लिस्ट जारी करने थे, सूर्यकांत जी उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। आपको मैं उसका भेजा था। ये सबको इंतजार है इस चीज का, जितने भी इसमें पढ़ने वाले पाठक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सूर्यकांत जी मैं आपको उसको भेजा था, शायद आप देखिएगा, मेल पर भेजा था आपको, तभी उसका जो मेरे पास डेटा आया था ना उसे। नहीं तो आप क्या करिएगा, मैं आपको बताता हूँ सूर्यकांत जी, संस्कृत शिक्षा नाम का जो अपना है ना जीमेल जी, हाँ हाँ, उस पर लॉगिन करिएगा, लॉगिन करके सॉरी उसको साइन इन करके, और साइन इन करके आप चले जाइए गूगल ड्राइव में, तो वहां पर वो पड़ा हुआ है, लघु सिद्धांत कौमुदी वाला। ठीक है जी, तो आप देख लीजिएगा, वहां पर एक और है कोई, उसे आप छोड़ देना, लघु सिद्धांत कौमुदी वाला अपना देख लेना, उसमें से डेटा निकाल करके टॉप 10 पहले वालों की लिस्ट बना लेना और लास्ट के टॉप 10 की लिस्ट बना देना, बस 10 नाम भेज देना है आपको, है ना जी। चलिए तो हो जाएगा राजमणि जी, हम वो सोच रहे थे उसके लिए, पर इतने सारे काम है कि ध्यान भूल जाते। कोई नहीं, मैं वो बस
ये रहता है कि जैसे रिजल्ट आ जाता है तो पाठकों में एक उत्साह। बिल्कुल, मैं हालांकि उसको सूर्यकांत जी को पहले भेज चुका था, शायद सूर्यकांत जी ने उसे चेक नहीं कर पाया, है ना, मेल पर भेजा था इनको, क्योंकि शायद नहीं, ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली। टॉप 10 और बॉटम 10 दोनों बनाना है क्या? दोनों को लाना है, क्योंकि उनको भी उठा करके ऊपर करना है ना थोड़ा। उनकी समस्या ज्यादा है, उन पर ज्यादा ध्यान हमें रखना है, ठीक है ना? ठीक। हाँ, सबका साथ और सबका विकास। उनकी समस्या को ज्यादा सुना जाएगा ना कि आखिर क्या समस्या रही। चलिए तो समापन करें फिर आज का, है जी। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया। हाँ जी, शुभ रात्रि।